अब बात करते हैं डाटा फाइल मैनिपुलेशंस की। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में अभी तक हम जो जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए उसमें हाथ के हाथ हमें सामने रिज़ल्ट दिखता था और स्क्रीन पे, और उसके बाद वो रिज़ल्ट गायब हो गया। यानी मेमोरी लोकेशन हुआ, फिर मेमोरी लोकेशन हट गया, सी प्रोग्राम लोड हुआ मेमोरी में और उसने अपना काम किया, फिर वो वहाँ से गायब हो गया। हमारे पास रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट आने के बाद चले भी गए। लेकिन यदि वो रिज़ल्ट हमें संभाल के रखने हैं तो हमें उन सब रिज़ल्ट को किसी न किसी डाटा फाइल के अंदर संभालना होगा। तो डाटा फाइल्स सी के द्वारा या सी प्रोग्रामिंग के द्वारा कैसे बनाई जाती है, क्या होती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो डाटा फाइल्स हैं वो मोस्टली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाटा फाइल जनरली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कि सिस्टम ओरिएंटेड या लो लेवल डाटा फाइल, यानी कि ऐसी डाटा फाइल जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के काम में आती है। यानी कि अब उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग के भी वो कॉन्सेप्ट हमें काम में ले रहे होंगे जो सिस्टम प्रोग्राम में काम आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है हमारे इस सिलेबस में। इसके बाद एक और होती है, वो कहलाती है स्ट्रीम ओरिएंटेड डाटा फाइल। यानी कि अब हम जो काम कर रहे हैं उस काम को डाटा फाइल्स के अंदर लेना है, वो स्ट्रीम ओरिएंटेड डाटा फाइल कहलाएंगी। और उनके अंदर भी दो तरह की डाटा फाइल्स होंगी। वो कैसी कैसी होंगी? एक तो होगी फॉर्मेटेड डाटा फाइल। जो फॉर्मेटेड डाटा फाइल होगी उसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स होंगे या इंडिविजुअल डाटा आइटम्स होंगे। और जो अनफॉर्मेटेड डाटा फाइल्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स होंगे। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स मतलब जैसे कि डाटा ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, डाटा ब्लॉक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, है ना, या अरेज हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, यूनियन हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर वो अनफॉर्मेटेड डाटा फाइल्स में आती हैं। ठीक है, और फाइल्स जो हैं उनको ओपन करने का एक सेट तरीका होता है, FILE ये कमांड होता है, और ये एक पॉइंटर डिक्लेरेशन से खुलता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंटर डिक्लेरेशन PTVAR, ये PTVAR कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक पॉइंटर डिक्लेरेशन होता है। यानी कि अब हमने क्या किया, मेमोरी लोकेशन पर एक जगह सेट कर दी कि अब भैया इस मेमोरी लोकेशन और इसके बाद काम होगा। ठीक है ना, तो ये हमने मेमोरी लोकेशन सेट करी, यानी कि एक तरह से यूँ कह लूँ कि मेमोरी के अंदर वो जगह सेट कर दी जहाँ से उस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो वो नॉर्मली बफर एरिया में, फ़िलहाल हमारे बफर एरिया में सेलेक्ट होती है ना, और फिर उसके बाद एक्चुअल मेमोरी में जाती है जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं या सी प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट कर लेता है। ये जो फाइल हैं ये रीड ओनली, राइट ओनली या रीड राइट फाइल, किसी इस तरह की फाइल हम बना सकते हैं कि या तो राइट ओनली है, हमने लिख दिया, बात ख़त्म। एक ये है कि रीड ओनली है कि हमने जो लिख दिया है अब उसको उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता है। ऐसी फाइल भी बना सकते हैं, या हम ऐसी फाइल भी बना सकते हैं जिसमें वक्त ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें चेंज कर सकें, बार बार उसके अंदर अपेंड कर सकते हैं जानकारियों को। तो इसको करने का तरीका होता है, या कोई कमांड जो होता है वो होता है PTVAR। ये जो हमने पॉइंटर लिया ना, इसी पॉइंटर को यहाँ पर नाम के रूप में काम में ले लिया, और F ओपन यानी फाइल ओपन कमांड, और F नेम फाइल नेम, और फाइल टाइप। फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, जो कन्वेंशन होते हैं उसके हिसाब से हो सकता है, और फाइल टाइप जो है वो रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट फाइल किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर हम जानना चाहें कि कितने तरीके के फाइल टाइप हो जाएंगे तो हम उसको यहाँ इस चार्ट से जान सकते हैं। यदि हम R काम में लेते हैं तो इसका मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल या रीड ओनली फाइल। W काम में लेते हैं तो ओपनिंग ऑफ अ न्यू फाइल और राइटिंग ओनली फाइल। और R+ काम में लेते हैं तो ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। R था तो क्या था, फॉर रीडिंग ओनली, और R+ है तो इसका मतलब रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। एग्जिस्टिंग फाइल की बात कर रहे हैं, एक बात ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद W+ की बात करें तो ओपनिंग ऑफ न्यू फाइल, ये ध्यान दीजिए, न्यू फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। R+ मतलब एग्जिस्टिंग फाइल और W+ मतलब न्यू फाइल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है ना, इसमें एक ख़ास बात है कि अगर ये पहले से
ऐसी इस फाइल नेम की कोई जो भी फाइल नेम हम यहाँ पर दे रहे हैं, सपोज XYZ देते हैं और XYZ.dat, ये सपोज ये फाइल नेम मैं देता हूँ और W+ से मैं खोलना चाह रहा हूँ नई फाइल जिसका भी नाम मैं XYZ.dat दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा कि जो पुरानी फाइल है ना उसके ऊपर राइट कर देगा, यानी पुरानी फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कब हम कौन सा कमांड यूज़ करें और जिससे कोई हमारे पुराना डाटा यदि हो तो उसको नुकसान ना पहुंचे। ए मतलब ओपनिंग ऑफ अ एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंडिंग, चेंज करना है हमको, उसमें से कुछ हिस्से को चेंज करना है अपेंडिंग के लिए। A+ मतलब रीडिंग एंड अपेंडिंग बोथ, एग्जिस्टिंग फाइल है, रीडिंग एंड अपेंडिंग बोथ, ठीक है। और ये जो अपेंडिंग वाला काम है ना, ये क्या करता है, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड इफ़ देयर इज़ नो फाइल विद द फाइल नेम एग्जिस्ट। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई XYZ.dat को अपेंड करो पर XYZ.dat वहाँ है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो एक XYZ.dat नाम की फाइल बना देगा अपेंड करने के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली A+ में भी वो यही करेगा कि एक नई फाइल क्रिएट कर देगा अगर फाइल नेम उसको नहीं मिलता है। तो ये अलग अलग फाइल टाइप स्पेसिफिकेशन है, जब हम जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से काम में ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स से हम इसको इन चीज़ों को इस पर्टिकुलर बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम होता है। ये एक एग्जांपल है, इंक्लूड stdio डिफाइन नल 0, मैंने नल को 0 डिफाइन कर दिया। एक फ़ाइल मैंने डिफाइन करी $fpt, ठीक है, फाइल पॉइंटर नॉर्मली इस तरीके से हम बोलते हैं। और fpt जो हमने fpt जो है इस कमांड के साथ हमने ओपन करा, fopen, फाइल का नाम है sample.dat और ये R+ समझ गए आप क्या था, R+ मतलब ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ये ध्यान रखना है। तो ये R+ हमने sample.dat फाइल है, कोई ऑलरेडी है और उसको हमने खोला, ठीक। अब ये कहते हैं इफ़ fpt इज इक्वल टू नल, यदि वो फाइल हो ही नहीं, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल का है, तो यदि वो फाइल है ही नहीं तो वो ये क्या कहेगा, printf एरर आई कैन नॉट ओपन द डेजिग्नेटेड फाइल। हमको एरर मैसेज भी, एरर कमांड भी डालना पड़ता है, क्योंकि यदि हम ये चीज़ नहीं डालेंगे तो वो प्रोग्राम जो है ना अपने आप बाहर आ जाएगा। तो कम से कम जो यूज़र है उसको ये पता लगे कि भाई हुआ क्या, मेरा प्रोग्राम एकदम से कट होके बाहर कैसे आ गया। तो यहाँ पर ये एरर मैसेज डालेंगे जिससे पता लगता है। अदरवाइज़ अगर नल नहीं है तो फाइल खुल गई, फाइल खुलने के बाद जो भी काम हमें करना है वो हम करते चले जाएंगे और फाइनली close fpt से हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान सा प्रोसीजर है, कोई ख़ास बात नहीं है। पहली बात नंबर 1 ध्यान रखने की चीज़ वो ये है, फाइल स्टार्ट। नंबर 2 ध्यान रखने की चीज़ है कैसे इसको ओपन करना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 ध्यान रखने की चीज़ है कैसे इसको क्लोज करना है, दैट्स इट। उसके बीच की जो चीज़ें हैं सब उसके अंतर्गत आती हैं। चलिए एक और तरीका है, इतनी चीज़, ये नंबर 2 कमांड जो है वो एक्चुअली यहाँ पर जाके ख़त्म होता है, इतनी चीज़ों पे जाके, है ना। ये कोई सिंपल यही चीज़ नहीं है, ये पूरी यहाँ तक जाएगी जब जाके ख़त्म होगी। तो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, यानी कि मैंने इफ़ कमांड जो है ना वो सीधे सीधे यहीं पर एक साथ दे दिया। इफ़ fpt इज इक्वल टू fopen sample.dat और R+, ये नल है, यदि जैसे ही मैंने खोला और ये नल आता है तो मैं प्रिंट कमांड ये दूँगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया, यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है ना। ये तरीका हमने पहले भी पढ़ा कि हम सी प्रोग्रामिंग में इस तरीके के स्टेटमेंट जिनमें कोई आर्गुमेंट करना होता है, दोनों को कैसे आपस में मिलाते हैं, ये हमने पहले भी किया था। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या कर रही है, रीड इन अ लाइन ऑफ लोअर केस टेक्स्ट एंड स्टोर इट अपर केस इक्विवेलेंट विद इन अ फाइल, ठीक है। तो भाई कैसे हो रहा है काम देखें जरा अपन। वही मेन से हम स्टेटमेंट शुरू करें, मेन से शुरू किया, फाइल पहला कमांड नंबर 1, ठीक। कैरेक्टर सी मैंने एक डिफ़ाइन किया, नया डिक्लेरेशन किया,
क्योंकि ये मेरे काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि मैं एक लाइन है लोअर केस टेक्स्ट की, वो एंटर करूँगा। वो कैसे एंटर कर पाऊँगा? जब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। ओपन अ न्यू डाटा फाइल फॉर राइटिंग ओनली, ओपन कर ली मैंने, ठीक है। नई डाटा फाइल ओपन करनी है, इसलिए उस नल कमांड की आवश्यकता मुझे है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो एफ ओपन सैम्पल डॉट गेट ए, और राइट करने के लिए ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें फ़िलहाल, है ना। उसके बाद डू, ये कमांड इंपॉर्टेंट है। पुट सी, ये जो है ना, ये पुट सी क्या कर रहा है? ये जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग हम दे रहे हैं उस कैरेक्टर स्ट्रिंग को एफ पी टी जो है उसके अंदर पुट कर रहा है। यानी ये जो फाइल है ना, ये फाइल सैम्पल डॉट डैट उसके अंदर पुटअप कर रहा है। और कैसे पुटअप कर रहा है कि जो मैंने सी इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर भी एक फंक्शन है जो कि हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो उसको लेता है। तो सी इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर जो भी मिला उसको ये क्या कर रहा है? टू अपर फंक्शन से ये अपर केस में बदल रहा है। और ये टू अपर फंक्शन जो है इसका जो स्कोप है, स्कोप मतलब ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सी टाइप डॉट एच, ठीक है ना। तो ये इंक्लूड करना ना भूलें। यदि हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये एरर मैसेज देगा कि इट इज़ नॉट इन द स्कोप। और उसके बाद ये पुटअप कर देगा एफ टी पी पे, क्या क्या बना के? अपर केस बना के, और एफ टी पी में पुटअप कर देगा। कब तक? वाइल सी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, मतलब न्यू लाइन। यानी जब तक कि हम एंटर नहीं मारेंगे, नई लाइन पे नहीं आएंगे, जब तक वो इस पूरे सी को लेगा और उसको एफ टी टी पे कन्वर्ट कर देगा, राइट। उसके बाद क्या है? फाइनल कमांड, फाइनल कमांड है क्लोज। उसको हम क्लोज करेंगे और वो सेव हो जाएगी। बात जिस भी लोकेशन पर सेव होनी है, वो लोकेशन कौन सी होगी? वो लोकेशन वही लोकेशन होगी जिस लोकेशन से हमने CPP फाइल, यानी कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम की फाइल जहाँ से उठाई है वही उसकी लोकेशन भी होगी। ये जानने की बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। तो मैं इसको, ये कमांड, ये मैं खोलता हूँ फाइल मैनिपुलेशन का। ये मेरा प्रोग्राम है, वैसे कि वैसे ही फाइल है, कैरेक्टर है, एफ पी टी मैं ओपन कर रहा हूँ और पुट सी ये कर रहा हूँ और एफ लोड ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया? इस प्रोग्राम को रन किया मैंने, ये प्रोग्राम मैंने रन किया और कंपाइल हो गया। ये कंपाइल होने के बाद मैंने इसको रन किया तो ये एक विंडो खुली, जिस विंडो के अंदर मैं एंटर करूँगा अपनी जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ। तो मैं मान लीजिए एंटर करता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल विद सी प्रोग्राम। मैंने एंटर किया है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल विथ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये एंटर करा है अभी तक। अब मैंने एंटर की नहीं दबाई है, एंटर की दबाऊंगा तो वो नेक्स्ट लाइन का करेक्ट हो जाएगा, उसी समय ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो ये कहते हैं प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 51.75 सेकेंड्स विद द रिटर्न वैल्यू दिस। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये करते ही हम क्लोज हो गया मामला और हम अपनी जगह पर आ गए। अब ये जो फाइल है, ये एक्चुअली ये फाइल मैंने, ये फाइल इस जगह पर प्रैक्टिकल टेक्स्ट लिस्ट, इस जगह पर मैंने फाइल मैनिपुलेशन नाम से बना रखी थी। ये फाइल मैनिपुलेशन CPP, ये फाइल ये है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है। और इसका EXE फाइल बना, जब मैंने इसको रन किया तो इसका एक EXE फाइल बना, एप्लीकेशन बना, देखिए है ना, सामने दिख रहा है ये एक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन के बनने के बाद इस एप्लीकेशन ने जो किया उससे क्या हुआ, देखिए ध्यान से। मेरे को क्या फ़ाइल मिलनी चाहिए? sample.dat। तो sample.dat फाइल मुझे इसके अंदर मिलेगी। ये देखो sample.dat, ये sample.dat फाइल है। और इसको मैं यदि ओपन करता हूँ, नोटपैड में ओपन करता हूँ तो देखिए, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल विद दी सी प्रोग्रामिंग। आ रहा है? तो ये जो है ये डाटा फाइल यहाँ पर बन जाएगी, करेक्ट। अब इसके बाद
इसके बाद क्या होता है, मैं वापस से बात करता हूँ इसके आगे की। तो देखिए इसके अंदर अब मैंने क्या करा, ये प्रोग्राम नया बनाया। ये प्रोग्राम क्या करेगा, रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ डाटा फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। अब वो डाटा फाइल के अंदर से लाइन पढ़ेगा और उसको स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। वो भी तो आना चाहिए ना भाई, डाटा फाइल बना लिए, डाटा फाइल बनाने के बाद उसको काम में लेना भी तो आना चाहिए। वही किया। मेन कमांड नंबर 1 इम्पॉर्टेंट कमांड, ये जरूरी था ही। अब मैंने ये और ये एक साथ मिला लिए, fpt open sample dot r is equal to null। यदि मैं खोलने की कोशिश करता हूँ sample dot dat और वो नल आता है, यानी अगर उस जगह पर फाइल नहीं है तो फिर क्या होगा, वो कहेगा cannot open the designated file, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ के क्या कह रहा है वो, अब वो पुट कैरेक्टर कमांड ले रहा है। पुट कैरेक्टर कमांड क्या करता है, आपका जो भी कैरेक्टर है, जो भी स्ट्रिंग है जिसको कि आपने इनपुट दिया है, उस स्ट्रिंग को पढ़ता है और वो स्क्रीन पे दिखाता है। ये खास बात है पुट कैरेक्टर कमांड की। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सी क्या कर रहा है, गेट कैरेक्टर फ्रॉम fpt, इस फाइल में से कैरेक्टर ले रहा है या उस स्ट्रिंग को ले रहा है और उसको पुट कैरेक्टर कमांड से स्क्रीन पे दिखा रहा है। कब तक ले रहा है, जब तक कि उस फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाती। नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर तो उसमें था ही, क्योंकि हमने आखिरी में एंटर मारा था, है ना। और फाइनली ये दिखाने के बाद वो आपकी फाइल को क्लोज कर देता है, उस फाइल को वैसी की वैसी होती है ना। तो अब इसकी अगर हम बात करें भाई ये फाइल ये कैसे काम करती है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आए, ये मैंने ये वाला प्रोग्राम भी बना रखा है दूसरा फाइल मैनिपुलेशन में। ये क्या कर रहा है, रीडिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ डाटा फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये वही काम कर रहा है। मैंने इसको रन किया F11, ठीक, देखिए क्या आया, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल विद सी प्रोग्रामिंग। ये इसने जो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था वो सारा का सारा इसने स्क्रीन पे आपको शो कर दिया, राइट। तो कोई चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल आए, ठीक है ना। वापस से रिवीजन कर लें। फाइल स्टार fpt पॉइंटर डिक्लेरेशन के साथ में हम ये फाइल का डिक्लेरेशन करते हैं। फिर फाइल को हम ओपन करते हैं f ओपन कमांड से, चेक करते हैं यदि हमको इस तरीके का कमांड काम में लेना है जिसमें हमको फाइल है ऑलरेडी और उसको हमको खोलना है, नए को पुरानी फाइल को खोलना है, तो हम इसको चेक करेंगे कि पुरानी फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अदरवाइज इसको जो इस कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें खोलना होगा, है ना। और फाइनली सारा काम करने के बाद उसको क्लोज भी करना होगा। और उसके बीच में हम वो कमांड्स काम में लेंगे जैसे पुट कैरेक्टर फाइल का कमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाले में जो पुट सी था ये फाइल का कमांड था, ये क्या कर रहा है, fpt में पुट कर रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि फाइल से संबंधित, फाइल मैनिपुलेशन से संबंधित कमांड्स को हमें काम में लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फाइल से बहुत डायरेक्टली कंसर्न नहीं है लेकिन ये बहुत काम आता है, ये हमको पता होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये है टाइप डेफ। ये टाइप डेफ जो है, इसको आपको याद हो अभी पिछले लेसन में भी हमने इसको काम में लिया था। तो टाइप डेफ जो है, इट विल अलाउ यूज़र टू डिफाइन न्यू डाटा टाइप, नए डाटा टाइप डिफाइन करने को अलाउ करता है यूज़र को। और वो नए डाटा टाइप कैसे होते हैं भाई, नए डाटा टाइप कोई ऊपर से तो टपकेंगे नहीं, नए डाटा टाइप वही होंगे जो कि एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है। अब अंतर क्या है कि अब हम डाटा टाइप जो लेते हैं ना, हम नया डाटा टाइप डिफाइन क्यों करते हैं। अभी एग्जांपल में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम डाटा टाइप डिफाइन क्यों कर रहे हैं, हम टाइप डेफ काम में क्यों ले रहे हैं। जैसे मैंने एक काम में लिया, एक एग्जांपल है टाइप डेफ int इंटीजर एज क्या होती है, इंटीजर होती है। मैंने टाइप डेफ काम में लिया, मैंने यानी कि अब मैंने क्या करा कि ये एज जो है ना, इसको इंटीजर डाटा टाइप बना दिया। ये इंटीजर है, तो इंटीजर की जगह पर मैं एज काम में ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, एज मेल और फीमेल। यहाँ पर इंटीजर मेल और फीमेल लिखने से कई बार इतनी क्लैरिटी नहीं आती जितनी एज मेल और फीमेल का लिखने से क्लैरिटी आती है। नहीं, मेल की एज फीमेल की एज, ठीक है।
तो ये जो टाइप डिक्लेरेशन है यहाँ पर देखिए कितना काम आया। सिमिलरली यहाँ पर टाइप डेफ यहाँ पर काम में लेता हूँ, फ्लोट, हाइट। अब हाइट भी मैन और वुमेन। क्लैरिटी बन रही है कि टाइप डेफ क्यों काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी प्रोग्रामिंग को सिंपल बना रहा है। यानी कि अब हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को रीड करना, उस प्रोग्राम की गलतियां निकालना, है ना, वो सब काम आसान हो जाए। एक्चुअल में हम जितनी भी ये चीज़ें देखते हैं और पढ़ते हैं ना, ये ज़रूरी होती हैं सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें गलतियाँ छूटेंगे तो हमको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा किस तरीके से, तो वो सब चेंजेस हम कर पाएँ, उन गलतियों को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ, डिबगिंग जिसे हम बोलते हैं, तो डिबगिंग कर पाएँ, उसके लिए ये सब चीज़ें काम में आती हैं। टाइप डेफ उनमें से ही एक चीज़ है। तो टाइप डेफ, फ्लोट, हाइट। अब हाइट जो है मैन एंड वुमेन दोनों की। स्ट्रक्चर के अंदर बात करें, टाइप डेफ स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 न्यू टाइप, ये मैंने नाम दे दिया। एक्चुअली स्ट्रक्चर आते ही आपका टाइप डेफ कमांड काम में आता है, ठीक है ना। ये टाइप डेफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर के अलग अलग मेंबर्स हैं और इसका नाम है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कौन से? ओल्ड कस्टमर का रिकॉर्ड और न्यू कस्टमर रिकॉर्ड। यानी अब ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर क्या है? ये एक्चुअली रिकॉर्ड टाइप के कस्टमर स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। ओल्ड कस्टमर इज स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ओल्ड कस्टमर के साथ चीज़ें होंगी ना, कुछ ना कुछ। उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका अकाउंट टाइप होगा, उसका नाम होगा, उसका बैलेंस होगा उस अकाउंट के अंदर। सिमिलरली नया कस्टमर होगा तो नया कस्टमर के साथ भी अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट टाइप होगा, उसका नाम होगा और उसके अंदर बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है रिकॉर्ड नाम का, उसके जैसे, यानी टाइप डेफ, ठीक। तो ये टाइप डेफ जो है यहाँ पर इस तरीके से काम में आता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली डाटा फाइल मैनिपुलेशन का हमारा पहला लेक्चर था। अब डाटा फाइल मैनिपुलेशन का और 2 लेक्चर हैं। 2 मैं इसलिए कहूँगा कि कई बार एक छोटे से समय में 15 से 20-25 मिनट के समय में बहुत इंटेंसिव तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता। इसलिए ये लेक्चर जो है 1 घंटे का जो लेक्चर था वो उसके 3 हिस्से कर दिए, 20-20, 25-25 मिनट के। तो उसमें से ये एक हिस्सा था। अब हम नेक्स्ट हिस्से में हम देखेंगे कि नई फाइल को हमने खोला, अपेंड किया, किस तरीके से किया, कैसे उसमें काम हुआ, थोड़ा बड़ा लार्जर स्केल का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था डाटा फाइल मैनिपुलेशन का। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, इसको पढ़ के रखिएगा, जिससे आप नेक्स्ट लेक्चर की चीज़ों को समझ पाएँ। उसके अंदर स्ट्रक्चर भी काम में लिए हैं, यूनियन भी काम में लिए हैं, तो पुरानी कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। सो अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।